नमस्ते दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 2024 की सीरीज़ में आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? सारगासो सागर है, कैरिबियन सागर है, लेब्राडोर सागर है या ब्यूफोर्ट सागर है? तो इसका सही उत्तर है ब्यूफोर्ट सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम लिखना है हमें। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा, तो 2025 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ब्राज़ील आएगा, फिर बांग्लादेश, फिर जापान और फिर जर्मनी। 60वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हेमावती तथा काबिनी सहायक नदियां हैं। ये दोनों नदियां किसकी सहायक हैं? गोदावरी की, कृष्णा की, भीमा की या कावेरी की? तो ये दोनों ही नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ग्वार रबी की फसल है। भारत विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% पैदा करता है। राजस्थान देश के ग्वार उत्पादन का 62% पैदा करता है। देश में परिष्कृत ग्वार गम का 90% निर्यात होता है। तो यहाँ पर जो भारत विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% पैदा करता है, ये बिल्कुल सही है। और देश में परिष्कृत ग्वार गम का 90% निर्यात भी होता है, ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला, भारत 84% टेली घनत्व के साथ दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी.डॉट भारत में विकसित देशों और विदेशी तकनीक के घनिष्ठ सहयोग से दूरसंचार के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर जो भारत जो है 84% टेली घनत्व के साथ दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा 100 करोड़ रुपए है। दूसरा, लघु उद्यमों के लिए निवेश सीमा 25 करोड़ रुपए है। तीसरा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2.5 करोड़ रुपए है। और चौथा, मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा 500 करोड़ है। तो इसको हम अनुत्तरित प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे, इसका उत्तर यही देंगे। नेक्स्ट, भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कदम उठाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भूजोतों पर सीमा निर्धारण, अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग। तो भारत में जो भूमि सुधार हैं उनके अंतर्गत निम्न में से कौन से कदम उठाए गए हैं? तो मध्यस्थों की समाप्ति, बिल्कुल ये कदम उठाया गया है। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज। फिर काश्तकारी का सुधार करना, ये भी उठाया गया है। और भूजोतों पर सीमा निर्धारण, ये तीनों ही कदम उठाए गए हैं। तो उत्तर नंबर तीसरा इसके अंदर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1950 के बाद निम्न में से किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो अगर हम भारत के अनुकूल देखें तो 1972 से 73 तक और 1976 से 77 तक, इस वर्षों में जो भारत का व्यापार था वो संतुलित था, बैलेंस था और भारत के अनुकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत हम नया राजनीतिक दल को पंजीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है? तो भारत जनवरी
1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष पोषण किया व्यक्ति का किया है या ग्राम का या राष्ट्र का या समुदाय का? तो व्यक्ति का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। पहला है, संविधान 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है, संविधान 72वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। तीसरा है, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूचित में भारत की जो भाषाएं हैं, इसमें सिंधी को, इसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को, डोगरी को, बोडो को, मैथिली को सब और संथाली को, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है, पर इसके अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो होगा पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों ही सही हैं कि 8वीं अनुसूची में केवल और केवल सिंधी भाषा को, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में महाराष्ट्र में की गई है और मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार कानून पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो यहाँ दूसरा जो है, हम पूछा गया है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन का किससे संबंधित विचार सही है, तो दूसरा जो विचार है, यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार कानून पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो केवल उत्तर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 42वें आर्टिकल 42 की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो उसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के लिए अनुच्छेद 39 यानी कि 39A को प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत पर भारत चीन समझौता 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे 29 मार्च 1954 को शंघाई में हस्ताक्षरित किया गया था। इसकी प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, इसलिए इस समझौते को पंचशील समझौते के रूप में जाना जाने लगा। इस समझौते पर भारत की ओर से राजदूत नेधाम राघवन ने हस्ताक्षर किए थे। तो जो पहला है, यानी कि 29 मार्च 1954 को शंघाई में हस्ताक्षरित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और इसकी प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों थे, इसलिए इस समझौते को पंचशील समझौते के रूप में भी जाना जाने लगा। तो ये दोनों ही उत्तर इसके अंदर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा मध्य प्रांत का यह नाम प्रावधानित किया गया। तो मध्य प्रांत और बरार, ये जो प्रावधान था वो 1935 द्वारा मध्य प्रांत का ये प्रावधानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई? तो 1935 में 6 ऐसे अधिनियम थे जिसमें बायकैमरल सिस्टम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो वी गिरी के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियारों के निषेध
पर संधि पर भारत के दृष्टिकोण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि इंडियन डज नॉट सपोर्ट द ट्रेटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट जो है, भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर वार्ता में भाग लिया, ये इसका उत्तर नहीं है। नेक्स्ट, भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती है, ना ही यह कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है। तो ये पहला और तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। अनुच्छेद 17 एवं 35 का सेकंड के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया है और अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1975 में परिभाषित किया गया है। तो केवल इसका उत्तर पहला सही है, यानी कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर द आर्टिकल 17 एंड 35 द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 was passed by पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, तो हम कर लेते हैं विचार। अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित सदस्य रहा है, बिल्कुल सही है ये बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत का 8वीं बार कार्यकाल 2023-24 में था, तो इसमें केवल पहला ही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी, बिल्कुल सही है ये, कि जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 थर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 75(3) केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती, तो केवल उत्तर ए ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते हैं और प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित असत्य कथन का हमें पहचान करनी है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो तीनों ही असत्य कथन है, केवल चौथा ही इसमें सही है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति की प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के छेदन ड्रिल की आवाज़ के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिकल कॉफ़ी पीसनहारा ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। ये एक उदाहरण है। ये किसका एक उदाहरण है? अगर इंग्लिश में हम बात करें इस क्वेश्चन की, अ पर्सन हु रिएक्ट्स विथ एन एंजाइटी टू अ साउंड ऑफ अ डेंटिस्ट ड्रिल also reacts with some slight anxiety to an electric coffee grinder. This is an example of what? Stimulus generalization. Stimulus generalization यानी उद्दीपन सामान्यकरण का। Next question. A child behaves in a situation keeping in a mind social norms and right wrong in that situation. What is it called? तो इससे हम मॉरल बिहेवियर करेंगे, यानी कि एक बालक किसी भी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, तो वो क्या कर रहा है? वो नैतिक व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का अनुप्रयोग होता है।
यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्ति निष्ठा पर बल देता है। यह शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में व्यवहार को समझने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रण करने में सहायकता है। इसके सुव्यवस्थित सिद्धांत नियमों द्वारा समर्पित हैं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द साइंटिफिक नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि यह जो है व्यवहार के हमें सही नहीं है उसका चुनाव करना है। तो यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठा पर बल देता है। जो साइंटिफिक नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो किस पे बल नहीं देता है, वो एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी फॉर असेसमेंट ऑफ बिहेवियर, इस पे बल नहीं देता है। यानी कि व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठा पर बल देता है।